लो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी दैट इज रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? दैट इज फोटोसिंथेसिस। हम प्लांट फिजियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लांट फिजियो को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हमें अच्छे से समझ आए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। तो चलिए एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब भी रेस्पिरेशन दिमाग में आता है या फिर हम सुनते हैं, हमें लगता है कि हमने रेस्पिरेशन में सिर्फ दो ही काम करने हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत जर्नल टर्म में यही बोला जाता है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ये क्या है, जब आप बायो पढ़ेंगे, बायो में रेस्पिरेशन को कभी भी ये नहीं बोलना है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज ब्रीदिंग। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। दिस इज ब्रीदिंग, दिस इज नॉट अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे फ्री एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एटीपी। मतलब क्या? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनका ब्रेकडाउन होगा। जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होगी? एटीपी, यानी कि एनर्जी। और ये एनर्जी हम अपनी सारी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। अब बताइए, मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कहने का? यानी कि आप जो फूड खाते हैं, है ना, न्यूट्रिशन, जो भी आप खा रहे हैं दिन में, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस फूड से ही ना। तो वो कैसे मिलती है? उसका ब्रेकडाउन होता है आपकी बॉडी में, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन हो रही है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और आपके पास एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी की मैन्युफैक्चर होता है, एटीपी बनती है, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर, उन सबको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, फैट्स भी आते हैं। ठीक है, जो भी डाइट में आपने खाया वो सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और उन सबका ब्रेकडाउन होगा, और उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे बायो की लैंग्वेज में? रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। Okay, next point is it is most used respiratory substrate is glucose. Good. सबसे ज्यादा यूज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की रेस्पिरेशन को हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं। ग्लूकोज इज द मोस्ट यूज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कहीं भी रेस्पिरेशन की स्टडी हो तो हम ग्लूकोज ही करते हैं हमेशा स्टडी। ठीक है, next is complete combustion of glucose produces end products like CO2 and H2 and yields energy as heat. अब रेस्पिरेशन में क्या हुआ? मैंने आपको बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होगी, और साथ में और क्या होगा? CO2 एंड वाटर एंड यील्ड्स द एनर्जी। एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन में क्या हुआ? हमारे पास थी ग्लूकोज C6H12O6 which is a carbohydrate. ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है यहाँ पे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ और एनर्जी। समझ आ गया? अब हमें ऑक्सीजन की और भी जरूरत है। समझ आ रहा है कि सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, वो सांस जो हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन यूज कहाँ हो रही है? स्पेशली ब्रेकडाउन में। जो हम खाते हैं उसका ब्रेकडाउन करना है, उससे एनर्जी चाहिए, अल्टीमेटली हमारी बॉडी को उससे एनर्जी चाहिए। तो O2 की प्रेजेंस में 6CO2 6H2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये बायोकेमिकल फॉर्मूला है रेस्पिरेशन का। अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर लिखना आ गया तो कैसे लिखेंगे? दिस इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन फॉर द respiration. Next is cellular respiration is similar to combustion. Combustion जानते हैं, अभी अभी तो पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, कैंडल की कंबशन हो रही थी, लक्कड़ की कंबशन होती है। जलाते हैं आप लक्कड़, लक्कड़ जला के हाथ सेकते हैं, है ना?
तो ये कंबशन कहता कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये बहुत सही टर्म्स में आपको कंबशन जैसी ही लगेगी देखने में। जब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कंबशन और सेलुलर रेस्पिरेशन को, कहता है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। वो सिमिलरिटीज क्या हैं? पहले बोलता है कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, वो सेम है। हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब लक्कड़ को जला रहे हैं तो लक्कड़ भी तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से बना है वो। ठीक है, वुड। तो उसमें भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा है। दोनों में ही यूज क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दोनों ही जगह कंबशन हो रही है। ठीक है, एक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, एक कंबशन हमने लक्कड़ जला ली हाथ सेकने के लिए। सेकंड बोलता है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। आप पढ़ के आए ना अभी कि जैसे ही वो कैंडल को जार में रखा, थोड़ी देर के बाद जब ऑक्सीजन वहां से खत्म होगी इन्वायरमेंट में से, तो कैंडल बुझ गई अपने आप, है ना, एक्सटिंग्विश हो गई, जलना बंद हो गई, अब रोशनी नहीं दे रही है कैंडल। तो कहता कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, दोनों ही प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। अभी हमने बोला कि रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रेकडाउन के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। अगर लक्कड़ को जलते रहना है तब भी हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसके आसपास से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो वहीं पे लक्कड़ जलना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है। देन द थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। रेस्पिरेशन का आपको केमिकल फॉर्मूला मैंने दिखा दिया, इक्वेशन दिखा दी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। वैसे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब फ्यूल जलता है, लक्कड़ जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है ना, ये तो बहुत सबको ही पता होगा। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है हवा में, है ना। फोर्थ पॉइंट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे तो एटीपी हो रहा है, हमारे अंदर तो एटीपी हो रहा है। लक्कड़ जला रहे हैं तो कैसी एनर्जी रिलीज हो रही है? हीट की फॉर्म में। जब वुड की कंबशन हो रही है तो कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? हीट की फॉर्म में गर्माहट मिलती है आपको। सर्दियों में जब आप हाथ सेकते हैं तो उसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है? लक्कड़ जल रही है तो हीट मिल रही है, गर्माहट मिल रही है। तो एनर्जी कहता दोनों में एनर्जी है। तो सिमिलर हो गए कुछ, कहता कुछ सिमिलर प्रोसेसेस हैं अवेलेबल, दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं। हमने बोला कि दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, दोनों के पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनका ब्रेकडाउन होगा। कहता कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी दोनों में होती है और एनर्जी का भी रिलीज हो रहा है दोनों में। हमारे अंदर होता है एटीपी की फॉर्म में। जो एक्टिविटीज हमें डेली करनी है, अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए तो एटीपी ही चाहिए मुझे भी। और जब हम लक्कड़ जला रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, तो हमें गर्माहट कौन दे रही है? कंबशन ऑफ द वुड। गॉट इट। नेक्स्ट इज दो टाइप की रेस्पिरेशन है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर O2 है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखेंगे जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन आएगी तो उसमें एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सबसे ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन में ही एनर्जी रिलीज होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट कॉमन इन द हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम सब के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही कॉमन है। हम सब में कौन सी रेस्पिरेशन होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगी। जहां पे ऑक्सीजन यूज होती है, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, वो हम सब के अंदर वही हो रही है जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। गॉट इट। अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा था? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी बनती थी। क्या बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? क्यों बोलते थे? क्योंकि वो एटीपी बना रहा है। वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो अब यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं कि ये प्रोसेस जो एरोबिक रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। वहां पर भी बोला था कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसके इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टा बन रहा है। तो वो क्यों बने हुए हैं क्रिस्टा? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया उसको मिलेगा। लार्ज सरफेस एरिया से क्या होगा? एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब रिलेट कर पा रहे हैं? रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, जिससे हमारे पास एटीपी बनती है। ठीक है। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब, इन सब के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। द नेक्स्ट इज एनएरोबिक। एन आ गया मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एन आ गया मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन अगर नहीं है ना तो कौन सी रेस्पिरेशन होगी? रेस्पिरेशन तब भी होगी, ऑक्सीजन अगर नहीं है ब्रेकडाउन तो होना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, बट अब कैसे होगा कि एनर्जी कम रिलीज होगी। जब ऑक्सीजन थी आपके पास ज्यादा तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई थी, अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी कम रिलीज होगी। अगर एनफ ऑक्सीजन नहीं है तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, जिसमें हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, कि अगर ऑक्सीजन एनफ नहीं है, बहुत थोड़ी है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कुछ हो जाएगी ऑक्सीडेशन और कुछ नहीं होगी, ठीक है। टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म, दिमाग में बिठा लो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे एटीपी रिलीज होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है ना तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी वो उनके साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी, सेल ऑर्गेनेली में नहीं होगी, कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेली ऑलरेडी हैं, तो ये होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। कॉमन प्रोडक्ट्स क्या क्या रिलीज होते हैं इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल इज अल्कोहल बेसिकली। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो एरोबिक में भी बन रही थी, बट यहाँ पे क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। तो अगर प्लांट्स के अंदर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो किसका प्रोडक्शन होगा? इथाइल अल्कोहल का। और एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर क्या बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है? जाके मसल्स में। तो जब भी आप एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज वाली एक्सरसाइज करते हैं, तेज वाली रनिंग करते हैं, जिम करते हैं ना, ऐसा वर्कआउट जिसमें बहुत हाइपर एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो वहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगी वो साइटोप्लाज्म में हो जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, और उस टाइम प्रोडक्शन होती है लैक्टिक एसिड की, तो इसलिए आपको थकावट फील होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी और आपको लेथार्जिक फील होगा, थका हुआ महसूस होगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है और वो मसल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दिख रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें एथाइल अल्कोहल बन रही है, कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन हुआ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का, और एनर्जी यहाँ पे 247 किलो जूल्स ही बनती है, कम बनती है बहुत एनर्जी एज कंपेयर टू दी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम एनर्जी बनती है, एनारोबिक में कम एनर्जी बनेगी। दूसरा, प्लांट्स के अंदर हमें इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। तो ये है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन हुई उसे बोल दिया। चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। पहला है कि नॉर्मल मोड ऑफ रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगी, ठीक है। और वैसे कुछ पैरासाइट्स में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा आपने किंगडम मोनरा में पढ़ा होगा, वो एनारोबिक कंडीशंस में रह सकता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे उसके पास क्या हो जाएगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड इज, इसमें ऑक्सीजन चाहिए हमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन के लिए। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बोल सकते हैं आप, और इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, डज नॉट यूज द ऑक्सीजन, गॉट इट। थर्ड पॉइंट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसमें इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होती है ग्लूकोज की। फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन यूज की और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर दी, ऑक्सीजन इनहेल की और CO2 एक्सेल कर दी, इसमें ऑक्सीजन वो ले ही नहीं रहा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो है ही नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट यील्ड्स इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, एनर्जी है ना, इसमें एटलीस्ट एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो होगा ही, जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये कुछ जर्नल टर्म्स में हमने दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या था। बेसिक डिफरेंस तो यही है कि एरोबिक में ऑक्सीजन यूज हो रही है और एनारोबिक में नहीं होती। दूसरा ये हो गया था कि एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, और वो होगी साइटोप्लाज्म में, एनारोबिक होगी किसमें? साइटोप्लाज्म में।
तो आज हमने कवर किया है रेस्पिरेशन, प्लांट फिजियो को ही कंटिन्यू किया हमने। लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस कवर किया था, आज किया है रेस्पिरेशन। जितना आसान हो सकता है उतना आसान तरीके से समझने का, समझाने का प्रयास आपको किया। आप भी वैसे ही समझेंगे तो अच्छा होगा। नोट्स बनाइए, स्टडी कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस अब मैं प्रोवाइड करूंगी इसके साथ ही। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोश के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।